इसलिए 5 तारीख को जो जनगणना भी है और इसके सींग भी संवारने। तो बांग्लादेश के मुसलमानों में, पाकिस्तान के मुसलमानों में आग लगवाने वालों में फिर फर्क क्या है? कुमार श्रेणी आया था, हमने सींग संवार के भेजा। इनकी भाषा देखो, कोई शैलजा को चमारी बताता है। राजू विरमानी ने कौन सा आरक्षण छीन रखे था? अरे पार लगाई गई। अरे आरक्षण कोई मांगता है और घर इन लोगों के जलाए जाते हैं। तो बांग्लादेश 40 साल पुराना पेंशन, वहां पर आने पर आके खाता खुलवा लिया और चुनाव शुरू कर दिया। दिनों रात फिर सारे भाई लग गए, गेरा जी, अपने मेहंदी रत्ता जी, सारे लग गए, खुराना जी, किस किस का नाम सारे लग गए। और गोहाना में पहली बार 29,000 वोट पार्टी को मिले, क्योंकि मुझे काट के टिकट दिया गया था। अगर सीधा मिल जाता तो मैं चुनाव जीत भी जाता। कुछ और भी गड़बड़ी थी, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, 2014 के बाद हरियाणा प्रदेश में न्याय और भाव दोनों चीजें दोबारा से मिलने लगी लोगों। और चाणक्य ने कहा कि जिस देश या प्रदेश में न्याय और भाव दो चीज खत्म हो जाए वो प्रदेश रहने लायक भी नहीं रहता। काठमंडी से सत्यनारायण जागड़ा जी बैठे कि अगर भूपेंद्र हुड्डा का राज होता तो क्या आप ये कल्पना कर सकते थे कि आपका बेटा पुलिस में इंस्पेक्टर लग जाएगा? कर सकते थे कल्पना? खड़े होकर बताइए, सोच नहीं सकते थे कभी। मेरे पास आए जागड़ा जी, कोई सेटिंग होती होगा, कोई सेटिंग की जरूरत नहीं, कहीं कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं, आपका बेटा लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्या बहुत ऐसे मैं उदाहरण दे सकता हूं। मनोज भाटी अपने यही के जोगी समाज के डेप्यूटी टीचर, मेरे पास फोन आया, अंकल जी मैं चंडीगढ़ से इंटरव्यू दे के आया हूं, अभी अम्बाला पहुंचा हूं। पीछे से फोन आया, तेरा सिलेक्शन करवा देंगे, 60 लाख रुपए दे। 10 लाख रुपए एडवांस मांग रहे हैं, मैं किसी को 10 पैसे मत देना। फिर फोन आया, जी मैं शाहबाद पहुंच गया हूं, 40 लाख पर बात भी नहीं लिया है, अंकल जी कदे मैं रह जाऊं। देखिए भाई, हेलो, हेलो, कोई बात ना हो जाए, इतना तो मैं वो भी सुना दूंगा, इसने लिया रहे या कुर्सी और आंसर का ले और इसका मुंह नूने कर दे, मुंह लोगा का नहीं कर दे, मुंह नूने फेर दे, मुंह फेर दे। तो कहने लगा, अंकल जी शाहबाद पहुंच गया, 40 लाख पर कह रहे हैं, कहते रह जाओ। मैं कहा बेटा तू दिल मत तोड़, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब वो कुरुक्षेत्र पहुंचा था, उसके पास सेक्रेटेरिएट से फोन आ गया, भाई आपका नाम मनोज है? बोला हाँ जी। गोहाना से मनोज भाटी है? बोला हाँ जी। तो जल्दी आ जाओ वापस चंडीगढ़, और तुम्हें CS में सेलेक्ट कर लिया गया। आज वो स्कीम लगा हुआ है। ये राज है जहां पर न्याय मिलने लग गया, और किसान पता नहीं क्यों नाराज है, यहां पर भाव भी मिलने लग गया। पहले भाव भी नहीं था, न्याय भी नहीं, दोनों चीज खत्म। गिगलानी जी ने चर्चा की, मैं तो इस बात को छेड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन कई बार जब बात याद आती है, मैं मनोहर लाल जी के पास बैठा था जिस समय यहां आग लग रही थी, गोलियां चल रही थी, और संजय जी से लगातार टेलीफोन मेरा संपर्क था। मैं तो ऐसा आदमी हूं, अगर रास्ते बंद नहीं होते तो मैं आग में से भी निकल के आपके पास आ जाता, मेरे को कोई डर नहीं लगता कभी। 5 साल यहां पर आया, अकेला कोठी में रहता था, किसी दुकानदार से फरोख्ती, किसी को धमकी मैंने होने नहीं दी। मैंने कहा था मैं यहां पर बैठा हूं तो आप निसंकोच रहो, बिल्कुल निर्भय रहो, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अभी पिछले दिनों
बंगाल में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को हटा के दूसरा भाई मोहम्मद बढ़ गया, मुसलमान को हटा के मुसलमान ही बढ़ गया। लेकिन हिंदुओं का क्या कसूर था जिनके घर जलाए गए, जिनके मंदिर तोड़े गए? भाई मुसलमान की गद्दी मुसलमान ने ले ली, तख्ता पलट दिया, तो हिंदुओं का क्या कसूर था? उनके घर क्यों जलाए गए? कितनी बार पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, लेकिन हमला हिंदुओं के ऊपर, मंदिर उनके तोड़े जाए, बहन बेटियों की इज्जत उनकी लूटी जाए, मकानों में आग उनकी लगाई जाए। मैं कई बार सोचता हूं, गुलाब रेवड़ी वाले ने रोहतक में कौन सा आरक्षण दबा रखा था? जगमोहन मोटर्स ने कौन सा आरक्षण दबा रखा था? जैन हुंडई ने कौन सा आरक्षण दबा रखा था? बदवार मोटर्स ने कौन सा आरक्षण दबा रखा था? गरोर कपड़े वाले ने गोहाना में कौन सा आरक्षण दबा रखा था? मुकेश पुस्तक भंडार ने कौन सा आरक्षण दबा रखा था? साइकिल हीरो होंडा ने कौन सा आरक्षण दबा रखा था? सागर लिबास वाले ने कौन सा आरक्षण दबा रखा था? जनता करो था उसने कौन सा आरक्षण दबा रखा था? राजू विरमानियर ने कौन सा आरक्षण छीन रखा था? अरे पार लगाई गई। अरे आरक्षण कोई मांगता है और घर इन लोगों के जलाए जाते हैं, तो बांग्लादेश के मुसलमानों में, पाकिस्तान के मुसलमानों मरीन में आग लगवाने वालों में फिर फर्क क्या है? ये कौन सा मंजर था? ये किसने हरियाणा प्रदेश में जहर पैदा किया? हरियाणा प्रदेश में कभी जहर था नहीं। ये हमारे पंजाबी भाई, हमें गर्व है इनके ऊपर, दो कपड़ों के अंदर आए, मेहनत और मजदूरी करके अपने आप को खड़ा किया और देश का गौरव बढ़ा। मोदी जी ने मंत्र दिए कुछ, जिन मंत्रों में दो तीन की चर्चा करता हूं। मोदी जी बार बार कहते हैं कि स्वदेशी से प्यार करो, आत्म सम्मान की भावना जगाओ, और उन मंत्रों में एक बात क्या कहते हैं कि गुलामी की मानसिकता से बाहर आओ। ये भी मंत्र देते हैं। जिस जगह के ऊपर हम खड़े हैं, यहां मस्जिद थी और हमारे पंजाबी भाइयों ने जब इसकी खुदाई करके मंदिर बनाया तो नीचे से हनुमान की मूर्ति निकली। मतलब ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ये आत्म गौरव की बात होती है, ये अपने स्वाभिमान की बात होती है, ये अपने हिंदू संस्कृति की बात होती है। मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने मेहनत मजदूरी की, चाहे रेहड़ी लगाई, चाहे खड़ी लगाई, चाहे खेत में लावनी करी, चाहे दुकानों पर मजदूरी करी, चाहे मंडी में खरीदारी करी, लेकिन मांग के नहीं खाया, कभी भी मांग के नहीं खाया। अपने आप को आत्म सम्मान के साथ खड़ा किया। अगर हरियाणा प्रदेश की संस्कृति में जहर होता तो पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों को आज भी वहां अपनाया नहीं गया, उनको मुहाजिर बोलते हैं। अगर हरियाणा प्रदेश की संस्कृति में जहर होता तो उस समय इनको विदेशी कह सकते थे। हरियाणा प्रदेश की संस्कृति में जहर नहीं था। हमारे जाट भाई, मैं इतनी सेकुलर कौम देखता हूं उनको, मैंने देखा सारा, उनके तो खलिहान में पैर में अनाज निकलता था। ये खाती का हिस्सा निकाल दो, ये लोहार का हिस्सा निकाल दो, ये चमार का हिस्सा निकाल दो, ये कुम्हार का हिस्सा निकाल दो, ये नाई का हिस्सा निकाल दो, ये हमारे ब्राह्मण का हिस्सा निकाल दो। सबका हिस्सा दे के बाकी बचता हुआ अपने घर में ले जाता था। 1000 बीघे का जमींदार अपने बेटे की बारात लेके जाता तो उस गांव में जाके ये कहता, शादी की रस्में बाद में करूंगा, पहले मेरे गांव की लड़कियां बता दो इस गांव में कितनी गई हुई, पहले उनकी मालदान करो।
अपने गरीब जमात के साथ, गरीब वाल्मीकि के साथ, गरीब दानव के साथ भी उसके नौंदा निर्धारण थी। शादी में नौंदा डालता था। यहां तो किसी को चिंता ही नहीं। अरे एक मोहल्ले में कोई दामाद आ जाता, बटे हुआ जाता, तो सारे मोहल्ले के अंदर से एक गिलास टूट जाता था उसका। सब अपना दामाद मानते थे। एक बेटी की शादी होती तो सब उसको कन्यादान देते थे। हरियाणा प्रदेश जैसा भाईचारे का प्रदेश हिंदुस्तान के दुनिया के तख्ते के ऊपर कोई नहीं। मैं किसी जाति को दोष नहीं दे सकता। क्यों? हरियाणा प्रदेश में किसी जाति में द्वेष था ही नहीं। इतना भाईचारे का प्रदेश कोई था ही नहीं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रदेश में जाति का जहर पैदा किया और इस प्रदेश की अरबों खरबों की संपत्ति को आग लगवाई, अगर जनता उनको इतना जल्दी माफ कर देगी तो फिर जनता को भी बचाने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि सवाल केवल मात्र अरविंद शर्मा का नहीं, सवाल है व्यवस्था। मनोहर लाल जी, आप लोगों में से निकल के गए, निंदाना गांव में बुजुर्ग आके बसे थे, पैदा भी हिंदुस्तान में आने के बाद हुए थे। उन्होंने उस मंजर को देखा नहीं। पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और जिस समय हरियाणा में आग लगी हुई थी मैं उनके पास बैठा हुआ था। जगह जगह से फोन आ रहे थे, चिंता की रेखाएं उनके मस्तक के ऊपर थी, आंखों में आंसू बह रहे थे। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्योंकि इस मंजर को कभी फेस नहीं किया। लेकिन बाद में इतना ही कहा, जागड़ा जी कह दो लोगों कि जिसका 10 लाख का अगर नुकसान हो गया तो उसको 15 लाख का मुआवजा मिल जाएगा। ठीक है कि कुछ लोगों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि हमारे आपे से बाहर वो चला गया, हमारे क्या शब्द में इस्तेमाल, हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया। लेकिन जिन भाइयों का 10 रुपए का नुकसान हुआ मैं उसको 20 रुपए देकर मुआवजा देकर उसको खड़ा करूंगा दोबारा, और खड़ा किया। हर किसी को किसी ने अपने आप ही सर्वे करके कह दिया, चाहे उसका 1 लाख का मुआवजा था, उसने अपना सर्वे करवा के कह दिया कि मेरा 5 लाख का मुआवजा, तो उसको 6 लाख दे। इसलिए दोबारा ये प्रदेश के हमारे भाई खड़े हो गए, वरना अगर और कोई सरकार होती तो इनको तो भीख मांगनी पड़ती दोबारा पाकिस्तान के बंटवारे का मंजर पैदा हो जाता है यहां पर। इसलिए मैं कहता हूं सवाल व्यवस्था का, सवाल एक उम्मीदवार का नहीं है। हरियाणा प्रदेश में कौन सी व्यवस्था हम लाना चाहते हैं, सवाल ये। अरविंद शर्मा विधायक बनने से वो व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा जो भाईचारे की बात करती है, जो शांति की बात करती है, जो भाईचारे की बात के साथ साथ विकास की बात करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक बात कह के मैं अपना स्थान लूंगा। जब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की, वोट का राज बनने की व्यवस्था पैदा की बाबा साहब ने, तो किसी पत्रकार ने पूछा, बाबा साहब इस प्रजातांत्रिक प्रणाली को 2 लाइनों में आप कैसे कहोगे? तो उसने, बाबा साहब ने कहा कि लोकतंत्र में हर मतदाता अपने ही मत के द्वारा किसी व्यक्ति या दल को अपने ही ऊपर 5 साल राज करने का अधिकार देता है। कि मैं तुझे अपना मत दे रहा हूं, अब अगले 5 साल तुम मेरे ऊपर राज करना। उन्होंने कहा, फिर बाबा साहब ये लोकतंत्र सफल कैसे होगा? तो उन्होंने कहा, लोकतंत्र तब सफल होगा जब हिंदुस्तान का मतदाता, हमारे भाई बहन, हमारी माताएं बूथ तक, पोलिंग बूथ तक घर से चलते हुए सोचते सोचते जाएंगे कि मैं जिस व्यक्ति या जिस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने जा रहा हूं उस पार्टी का देश के बारे में क्या चिंतन है, उस पार्टी का देश के लिए क्या चरित्र है, उस पार्टी के व्यक्ति का हमारे बारे में क्या सोचता है।
और अगर ये सोचते हुए नहीं जाएगा, जो मिगलानी कह रहे कि उस समय जिनके दरवाजे के ऊपर लाठियां जेड़ियों की खड़ी भरी हुई ट्रालियां खड़ी थी, उनके चिंतन को समझ लेना क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि बाबा साहब ने कहते लोकतंत्र सफल तभी होगा कि जब हिंदुस्तान का मतदाता मतदान केंद्र तक यह सोचते हुए जाएगा कि मैं जिसको वोट दे रहा हूं उसकी वोट यहां के बाद किसके पास जाएगी, किसको ताकत वो वोट देगी। क्या राजीव गांधी को और हुड्डा को ताकत देने वाले व्यक्ति को आप अपना वोट दे देंगे? राहुल गांधी और हुड्डा को ताकत देने वाले व्यक्ति को आप वोट दे देंगे? जो सांप की तरह दो जीभ रखता है, एक जीभ हिंदुस्तान में बोलती है, एक अमेरिका और कनाडा में जाके बोलती है। वहां जाके कहता है कि अगर हम हिंदुस्तान में आए तो आरक्षण को खत्म कर देंगे, और यहां दूसरी जीभ बोलती है हिंदुस्तान में मोदी की 400 पार होगी तो आरक्षण को खत्म कर देगा, संविधान को बदल देगा। और वहां क्या कहता है, चीन का माल हिंदुस्तान से बढ़िया है। 15,000 सिखों के कत्लेआम की मुजरिम पार्टी, जिन्होंने 1984 में 15,000 सिखों का कत्लेआम करवाया, उनका नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कनाडा में यह भाषण देता कि हिंदुस्तान में सिख सुरक्षित नहीं है, कड़े निकलवा लिए जाते हैं, पगड़ी उतरवा ली जाती है। वो ऐसी घटना होती है हिंदुस्तान में? अरबिन कंट्रीज में जाके कहता है हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं। कभी यहां पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा है कोई? पाकिस्तान में झगड़ा है जो मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान में झगड़ा है जो मुस्लिम कंट्री है, सीरिया में झगड़ा है जो मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश में झगड़ा है जो मुस्लिम कंट्री है। हिंदू तो इतना सहनशील है, ये तो कभी किसी से झगड़ा करता ही नहीं, ये तो सबका अपना भाई मानता है। हिंदू संस्कृति तो सर्वे भंतो सुखिना का नारा देती है, सर्वे संतु निरामया का नारा देती है। फिर यहां पर राहुल गांधी कौन सा मंजर पैदा करना चाहते हैं? इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए एक ही चीज, अरविंद शर्मा को दी हुई वोट आपकी ताकत नायब सिंह सैनी को मिलेगी, मनोहर लाल को मिलेगी, नरेंद्र मोदी को मिलेगी। मेरा भाई 1.5 साल तो अभी बाकी है राज्यसभा का, 2.25 साल, और जब अरविंद शर्मा विधानसभा में जाएंगे तो अगली पारी की मुझे चिंता नहीं है। ये बहुत मतलब जुगाड़ू और बड़े ताकतवर आदमी, 4 बार के सांसद हैं और हरियाणा के अलग अलग जगह से सांसद बने हैं। हम दोनों भाई एक और एक मिलकर 11 बढ़ के काम करेंगे गोहाना के विकास के लिए। और अरविंद शर्मा विधानसभा में हो और रामचंद्र जागड़ा दोबारा राज्यसभा में न जाए, ऐसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरी लड़ाई अपने आप लड़ लेंगे वहां पर बैठे हुए। इसलिए बहुत समय हो गया है बहुत कुछ कहने के लिए। गोहाना की जनता, गोहाना का हर भाई बहन मेरे दिल में बसता है, उनका दुख दर्द मेरा अपना दुख दर्द है। मैं अरविंद शर्मा की तरफ से आपको वायदा करता हूं, आपके बीच में रहेंगे जैसे मैं रहा हूं, आपकी सेवा करेंगे जैसे मैंने की, और पूरी तरह से आपको अनुभव होगा कि हमने एक अच्छे व्यक्ति को वोट देके अपना प्रतिनिधि चुना। भाई गोहाना से अगर 5,000 पर्ची, वो आदमी देखो ना, आज भी अकड़ उसकी वीडियो सुनी, रामचंद्र जांगड़ा आया था, हमने जांगड़ के भेजा। राजकुमार सैनी आया था, हमने सींग संवार के भेजा। इनकी भाषा देखो, कोई शैलजा को चमारी बताता है, कोई मनोहर लाल को पाकिस्तानी बताता है, कोई जांगड़ा ने जांगड़े की बात करता है, कोई सैनी के सींग संवारने की बात करता है। इनकी मानसिकता क्या है? इसलिए गोहाना से अगर शहर से वो 5,000 पर्ची ले गया तो फिर तुम सारे झगड़े जाओगे।